गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैंने क्लास 11th का सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराया था, तो उसका सेक्शन नंबर ए और बी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आज मैं आपको सेक्शन नंबर सी का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ और डी का भी। सेक्शन नंबर सी में अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा। ये अपना 19th क्वेश्चन है और एक्स हमें गिवन है ए बी सी डी। एक्स हमें गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, और y हमें गिवन है बी डी ई एफ जी। क्लियर है? तो u हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमें वेरीफाई करना है, ये जो वेरीफाई हमने करना है ये एक्चुअल में डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहला पार्ट मैं ले लेती हूँ, मैं आपको पहले ए यूनियन बी करके बताती हूँ। तो देखो ए और ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये सेट अपना ए है, एक्स नहीं है, और ये सेट अपना बी है, वाई नहीं है। तो ए यूनियन बी देखो भाई, ए बी सी डी, ठीक है, यूनियन बी डी ई एफ जी, ये आ गया। जब दोनों की यूनियन करोगे तो भाई सारे एलिमेंट्स उठाओगे तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी ई एफ और जी आ जाएगा। अब हम लेंगे बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, u अपना यूनिवर्सल सेट है जिसमें से हम इस सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स देख लो भाई कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, और माइनस में ये यूनियन लिखोगे जो कि है ए बी सी डी ई एफ और जी, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी। तो देखो ना, सब कट गया, ए बी सी डी ई एफ जी सब खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, एच सिंगलटन सेट बचेगा। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाती है ए यूनियन बी डैश की। समझ आ रहा है? अब राइट साइड पे आ जाओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये थी बेटा मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं आ रही हूँ राइट हैंड साइड पर। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ए डैश है। ए डैश का मतलब u माइनस ए। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, देखो u में थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं, आपको बाकी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे जाएंगी, ठीक है ना। तो u में तो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और a में है ए बी सी डी। ये a है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, x नहीं है, a है, y नहीं है, b है। तो जब मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच में से ए बी सी डी को माइनस करूँगी तो मेरे पास केवल और केवल क्या बचेगा, ई एफ जी और एच। और अब मैं आ जाती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट पर, जो कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करके आएगा। अब यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, बी है बी डी ई एफ जी। सुन लो, बी कट गया, डी कट गया, ई कट गया, एफ कट गया, जी कट गया, बचा क्या, ए बचा और एच बचा, ए बचा और एच बचा। तो ये ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया। अब मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर करती हूँ तो ए डैश मेरा बनता है ई एफ जी और एच, ठीक है, और इंटरसेक्शन में बी डैश मेरा बनता है ए और एच, और दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, केवल और केवल आप देख सकते हो एच ही दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया नंबर 2। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये ए यूनियन बी डैश है जो कि एच है, और ये अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से देखती हूँ तो मेरा ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों के दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था। और अब मैं जल्दी से सेकंड पार्ट पर आ जाती हूँ क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो सेकंड पार्ट में आपने बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये अपना ए है, बार बार बोल रही हूँ मैं, ये अपना बी है। जब मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करूँगी तो देख लो, ए बी सी डी, बी डी ई एफ जी क्या क्या मैच कर रहा है, बी से बी मैच कर रहा है और डी से डी। तो इसमें केवल बी और डी आएंगे। सुन गई मेरी बात? केवल बी और डी आएंगे। और जब मैं ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ, यहाँ पे तो भाई थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड में यहाँ बताती हूँ। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ
तो u में से मैंने इसको घटा देना है। तो u अपना ये पूरा है ABCDEFGH, इसमें से जब मैं BD माइनस कर दूंगी तो A बचेगा, C बचेगा, E बचेगा, F बचेगा, G बचेगा और H बचेगा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर है? राइट हैंड साइड के लिए ज़रा ध्यान से देखो, जो राइट हैंड साइड है वो A डैश यूनियन B डैश है, और A डैश मैंने पहले ही निकाल रखा है, B डैश मैंने पहले ही निकाल रखा है। तो जब मैं इनकी यूनियन करूँगी, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसी पेज को हल्का सा ऊपर कर रही हूँ, और जब मैं आपका A डैश यूनियन B डैश करती हूँ तो देख लो अब क्या आएगा। A आएगा, E F G और H आएगा। ठीक है, C कहाँ रह गया भाई हमारा? हमने C को कहीं पर छोड़ दिया है। A इंटरसेक्शन B में आ रहा है, A डैश में मेरा आएगा E F G H। ठीक है, और B डैश में शायद हमने गलती कर दी। हाँ, B डैश में C भी आना था, यहाँ भी आना था C यहाँ भी आना था। ठीक है, यहाँ तो बाई चांस मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ C भी आना था, तो आप इसको ठीक कर लेना। अब मैं जब इन दोनों की यूनियन करूँगी तो वो मेरी आएगी A, और बच्चे ये आ जाएगी C है ये C, फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा F, फिर आ जाएगा G और फिर आ जाएगा H। अब ध्यान दो, अब इस वाली इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इस वाली इक्वेशन नंबर 2 को, तो देख लो ज़रा ध्यान से। ACEFGH दोनों बराबर आ गए, तो मेरा ये वाला पार्ट भी प्रूव हो जाता है कि A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A डैश यूनियन B डैश। इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रही हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20। sin 3x माइनस साइन 2x प्लस साइन x बाय cos 3x माइनस cos 2x प्लस cos x। लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूँगी और टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। sin 3x प्लस साइन x को मैंने आगे ले लिया और sin 2x को मैं पीछे ले गई, और डिनोमिनेटर में भी मैंने cos 3x प्लस cos x को इधर ले लिया और cos 2x को पीछे ले लिया। ठीक है, पीछे ले लिया। तो अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, साइन A प्लस साइन B कह लो, या साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। तो यहाँ आपका लग जाएगा 2 साइन 3x प्लस x/2 और cos 3x माइनस x/2, और माइनस में साइन 2x अलग रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी cos C प्लस cos D की। तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। तो नीचे अब यहाँ पर लगा दो आइडेंटिटी, 2 cos 3x प्लस x/2 cos 3x माइनस x/2 माइनस cos 2x। तो ऊपर देखो, ध्यान से देखना, 3x प्लस x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना 2x आ जाएगा, और cos 3x में से x माइनस करोगे 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे x आ जाएगा, और ये बन गया sin 2x। ध्यान देना, नीचे बन गया 2 cos 4x को 2 से करिएगा 2x आएगा, 2x को 2 से करिएगा केवल x आएगा, माइनस cos 2x। क्लियर है यहाँ तक सारा? अब ऊपर देखो, दोनों टर्म्स में sin 2x कॉमन है और नीचे cos 2x, तो ऊपर वाली टर्म में से sin 2x को कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2 cos x माइनस 1, और नीचे वाली टर्म्स में से भी जब मैं cos 2x को कॉमन लूँगी तो ये बचेगा 2 cos x माइनस 1। ब्रैकेट की दोनों टर्म्स सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, और sin 2x बाय cos 2x मेरा टेंजेंट 2x आ जाएगा, जो कि अपनी राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर जो कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, ओड हैं यानी विषम हैं, एंड बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से बड़े हैं।
तो हमने मान लिया कि लेट टू कंसेक्यूटिव, पूरा लिखोगे आप, लेट टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर, ऑड नेचुरल नंबर्स आर, और उन नंबर्स को एक को आपने x ले लेना है और एक को x+2, पहला नेचुरल नंबर 1 है विषम, तो अगला 3 हो जाएगा, उससे अगला 5 हो जाएगा, उससे अगला 7, तो दोनों में कितने कितने का गैप आ रहा है, 2 का। तो वो बात आपने ध्यान रखने की, अगर पहला नंबर हमने x लिया है बच्चे तो दूसरा नंबर x+2 होगा। अब ध्यान देंगे देयर सम इज लेस देन 40, तो x ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। x + x+2 का सम 40 से लेस है, तो ये आ जाएगा 2x+2 इज लेस देन 40, 2 को राइट में ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा 40 - 2 एंड 2x इज लेस देन 38। इस 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सुन रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन 19 आ जाएगा। अब एक बात और सुनो, यहाँ उसने बोला है कि बोथ आर लार्जर देन 10, तो x इज ग्रेटर देन 10 है और बेटा जी x+2 भी ग्रेटर देन 10 है, यानी x 10 - 2 यानी x 8 से ग्रेटर है। तो 8 से ग्रेटर और 19 से लेस ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 8 से ग्रेटर और 19 से लेस ऑड नंबर्स, ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, x 8 से ग्रेटर है, x 19 से लेस है, तो x की वैल्यू 9 आ सकती है, लेकिन 9 नहीं आ सकती क्योंकि उसने बोला कि दोनों नंबर 10 से बड़े हैं, तो x की वैल्यू भैया 9 तो आएगी नहीं, तो 10 से बड़ा ओड नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका 11, फिर 13, फिर 15 और फिर 17। अब आपने पेयर बनाने हैं इनके कि भैया अगर x 11 है तो जो सेकंड नंबर है वो 13 हो जाएगा, तो पहला पेयर 11 और 13 का बनेगा, दोनों 10 से बड़े हैं, दोनों का जोड़ 40 से लेस है। दूसरा पेयर 13 और 15 का बनेगा, तीसरा पेयर 15 और 17 का, ठीक है, 17 और 19 को हम नहीं लेंगे क्योंकि x 19 से 19 से लेस है, तो ये 3 आपके आंसर आ जाएंगे। ऑल पेयर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम अपने सेक्शन नंबर डी पर आ जाते हैं जिसमें अपने 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22, शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ आपको पहले बता दूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पैरेलल तो हम शो नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ क्या चीज़ें शो करनी है, डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ करना है। सेक्शन फार्मूला आपके सिलेबस में अब है नहीं, आप चारों तो डिस्टेंस निकालोगे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर 2 आप डायगनल्स निकालोगे ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए बी तो सी डी के इक्वल आना चाहिए, बी सी ए डी के इक्वल आना चाहिए, और ये दोनों डायगनल्स इक्वल नहीं आने चाहिए, तब ये आपका जो वर्टिसेस गिवन है उनसे एक आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मैं एक बार आपका डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, x2 शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, देखो मैं आपको, बाकी तो आपने अपना एग्ज़ाम में करना है, y2 - y1 स्क्वेयर और z2 - z1 स्क्वेयर अंडर रूट जब हम करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब सुन लो ध्यान से, मैं यहीं पे नाम दे देती हूँ, आप फेयर में नाम भी दोगे। लेट दीज पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया। अब मैं पहले ए बी कैलकुलेट करूँगी, तो आपकी जो नज़र है वो ए पे और बी पे होनी चाहिए। कहो तो मैं यहाँ अलग से लिख दूँ, ए है -1 2 1, बी है 1 - 2 और 5। तो मैं कैलकुलेट करती हूँ ए बी डिस्टेंस, तो आप देखो कितनी आएगी, ये 1 है और ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 स्क्वेयर, फिर -2 - 2 होल स्क्वेयर, और फिर आ जाएगा बेटा ये 5 - 1 होल स्क्वेयर अंडर रूट। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वेयर 16 हो जाएगा, 16 16 32 और 4 36, और 6 आ जाएगी ए बी की वैल्यू। थोड़ा मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ। तो ए बी की वैल्यू 6 आ गई। अब आप बी सी पे आ जाओ भैया, अब आप बी सी पे आ जाओ, ठीक है। तो बी सी पे हम चलते हैं, तो एक बार मैं फिर से नाम लिख दूँ, ए बी सी और ये आ गया डी।
तो बी सी के लिए यहाँ पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, बी सी के लिए यहाँ कंसंट्रेट करो। तो 4 - 1, 6 डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट करनी है। फिर -7 + 2 होल स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा 8 - 5 होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर अपना 9 हो जाएगा। -7 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 8 में से 5 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, और 18 और 25 43 का गलत लिख दिया मैंने, 45 लिख दिया, ये अपना 43 का अंडर रूट आएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी बी सी की। अब आप ए बी के लिए मैंने क्या बताया था, सी डी, तो अब आप सी डी पे आ जाओ, है ना। सी डी दिख रहा है आपको, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो 2 - 4 यानी -2 का स्क्वायर, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ, -3 + 7 तो +4 का स्क्वायर, और बच्चे 4 - 8 यानी -4 स्क्वायर का आ गया अंडर रूट। ये बन गया 4 + 16 + 16, 16 16 32 और 4 36। देख लो ध्यान से, सी डी 6 आ गया, ए बी भी 6 आ गया, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। क्लियर है। अब आपको ध्यान देना है, बी सी तो कैलकुलेट कर चुके हो, ए डी निकालना है अब आपने, ए डी। तो बाकी की चीज़ों को थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, होच पोच नहीं रहेगा। तो ये तो ए है बेटा और ये डी है, केवल इन दोनों मार्क्स पर आपने ध्यान देना है। तो अब मैं बात कर रही हूँ ए डी की। तो ए डी हो जाएगा 2 - -+1 3 स्क्वायर, 10th में कर चुके हो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ऐसा कुछ नहीं करवा रही जो नया है। -3 - 2 -5 का स्क्वायर, और 4 - 1 3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बन गया 9 + 25 + 9, फिर से वही आ गया 43 का अंडर रूट। तो आप देख सकते हो बेटा कि ए डी की लेंथ और बी सी की लेंथ भी देख लो, स्टार लगा देती हूँ, ये भी √43 है और ये भी √43। तो अपोजिट साइड्स तो अपनी इक्वल आ गई हैं। अब बच जाते हैं डायगनल्स चेक करने, दोनों डायगनल्स अनइक्वल आने चाहिए। डायगनल्स का मतलब मैंने पहले ए सी लेना है, तो मैं ए और सी पे फोकस करती हूँ। देखो ये तो ए है जो मैंने सर्कल किया है, और ये सी है, यहाँ निकाल के दिखाऊँ मैं, ए सी स्पेस है मेरे पास, सुन रहे हो ना। सर्कल पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा को भूल जाया करो थोड़ी देर के लिए, जहाँ टारगेट है वहीं नज़र होनी चाहिए। तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, -7 - 2 9 यानी 81, 8 - 1 7 स्क्वायर यानी 49। ये 5 का स्क्वायर था, मैं 25 कर देती हूँ, 25 और 8 33, और 40 और 30 70 और 12 82, ये 82 का अंडर रूट आ जाएगा। और अब बच जाता है आपका बी डी। तो भैया बी डी और कैलकुलेट कर दो बेटा जी। बी ये है और डी ये है, और यहाँ मैं कैलकुलेट कर देती हूँ बी डी। ध्यान देना, 2 - 1 यानी 1 स्क्वायर, -3 + 2 यानी -1 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 - 5 यानी फिर से -1 स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर 1 + 1 + 1 यानी √3 आएगा। अब आपने लास्ट में फाइनल अपना कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, जो मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा रही हूँ। केवल डिस्टेंसेस निकालने से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब आप यहाँ लिखोगे बिकॉज ए बी = CD = 6, ठीक है, दोनों 6 हैं, देख लो ये भी 6 हैं और ये भी। और भैया बी सी की लेंथ और ए डी की लेंथ भी दोनों इक्वल हैं, और ए सी और बी डी की लेंथ इक्वल नहीं है। तो जो 4 वर्टिसेस दे रखे थे ए बी सी डी के, वो मिलकर एक पैरेललोग्राम को बनाते हैं। सिंपल है। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखें। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 12th में भी आपने मेरे से ही पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अपना लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन अपना परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में से है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। पहले तो परमुटेशंस में देख लो भाई लेटर्स कितने आ रहे हैं, कोई रिपीटिशन तो नहीं है। परमुटेशंस
TIONS, गिन लो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, N12 है। T इज रिपीटिंग, सुन लो मेरी बात ध्यान से, T इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। T कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। सारी बातों को नोट कर लिया। अब कहता है कि इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जो अक्षर है वो P से शुरू हो और S पे ख़त्म हो। तो जो पहला पार्ट है वो P से शुरू हो रहा है, S पे ख़त्म हो रहा है, यानी ये दोनों तो मूव ही नहीं करेंगे। तो बीच में कितने प्लेस रह जाते हैं? ध्यान देना, 10 प्लेस रह जाते हैं, 10 लेटर्स रह जाते हैं। और उन 10 लेटर्स में जो अपना T है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिशन के लिए हम क्या करते हैं? जितना रिपीट हो रहा है उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 10 लेटर्स हैं वो कितने ढंग से अरेंज होंगे, तो पूरा आप अपने आप लिख लेना। पूरा चैप्टर मैंने ये अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स जो अपने बनेंगे 10 लेटर्स को लेकर वो बनेंगे 10 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें T 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये अपना 2 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल से अपना डिवाइड हो जाएगा। अब ये भैया कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लेंथी है ये कैलकुलेशन। तो मैंने इसका आंसर पहले से देख रखा था कि भैया आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं मैं। तो ये देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 और भाई 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा। और ये अपना जो आंसर आएगा बहुत लंबी प्रोडक्ट जाएगी और कोई भी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। तो भाई ये आंसर अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी। ये आपका बच्चे आ रहा है 18,14,00, 18,14,400। इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं P को आगे और S को पीछे रखते हुए। नंबर 2 पे आ जाओ। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। पहले तो इसमें वॉवल्स गिन लो अब कितने हैं। अब मैं करवा रही हूँ आपको पार्ट नंबर 2। तो भैया इसमें वॉवल्स कितने हैं मार्क कर देती हूँ मैं। E 1, U 2, A 3, I 4 और O 5, पाँचों ही वॉवल यहाँ आ गए हैं। तो टोटल मेरे पास 5 वॉवल है और ये कह रहा है कि भैया पाँचों इकट्ठे आने चाहिए। पाँचों इकट्ठे आने चाहिए का मतलब ये 5 तो एक उसमें बांध दिए हमने डब्बे में। सुनना मेरी बात ध्यान से, इन पाँचों को तो एक डब्बे में बांध दिया। बाकी कितने लेटर बच गए? 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर तो ये हो गए। ये पाँचों एक रस्सी से बांध दिए मान लो, या एक डब्बे में डाल के इकट्ठा रख दिया, तो 8 हो गए हमारे पास। तो टोटल नंबर्स या टोटल लेटर्स मेरे पास अब कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब इन 8 लेटर को मैं कितने ढंग से अरेंज कर सकती हूँ? तो वो जो मेरे पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे वो 8 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन इन लेटर्स में T फिर भी 2 बार आ रहा है, T फिर भी 2 बार आ रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। कहानी ख़त्म? अभी नहीं हुई ख़त्म कहानी, ध्यान से सुनना। वॉवल्स इकट्ठे हैं, इन पांचों को एक रस्सी से बांध के एक लेटर बना दिया। 7 लेटर बच गए, कुल लेटर हो गए 8। इन 8 को आगे पीछे करके हम 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बना सकते हैं, जिनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब एक बात और समझो, ये पांचों इकट्ठे तो हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि ए पहले आएगा। ये A-E-I-O-U, A-O-I-E-U कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपस में कितने ढंग से बदल जाएंगे? ये 5 वोवल हैं, तो ये भी आपस में 5 फैक्टोरियल ढंग से चेंज होंगे। सुन रहे हो मेरी बात को? बट 5 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड, है ना। बट 5 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो वो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जो कि आपका आंसर बनेगा 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल कट जाएगा 5 4 3 2 1। इसका भी आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगी, बहुत लंबा आंसर है।
ये है 24,19,200। फिर बोल रही हूँ कोई आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, लास्ट पार्ट पे चलूँ मैं, तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं, लास्ट पार्ट को पढ़ो। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, कि भैया P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर तो रहेंगे ही रहेंगे। कि भैया देखो मेरी बात सुन लो, 12 अक्षर हैं, सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर P यहाँ है तो 1 2 3 4 को छोड़कर S यहाँ आएगा, पहला अरेंजमेंट। P यहाँ है तो S यहाँ आएगा, दूसरा अरेंजमेंट। P यहाँ है तो S यहाँ आएगा, तीसरा अरेंजमेंट। सुनते जाना। P यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा, चौथा अरेंजमेंट। कितने हो गए? 1 2 3 4। अब इसको पकड़ो। P यहाँ है तो S यहाँ आएगा, पांचवा अरेंजमेंट। P यहाँ है तो S यहाँ आएगा, छठा अरेंजमेंट। और P यहाँ है तो S यहाँ आएगा, सातवां अरेंजमेंट। यानी P और S को हमने रखना इस तरीके से है कि उनके बीच में 4 अक्षर आए, 4 लेटर आए, और वो अरेंजमेंट 7 ढंग से किया जा सकता है। खाली P को बदल लो भाई, P को बदल लो तो P यहाँ आएगा, फिर P यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आखिरी में अगर S आएगा तो P ने कम से कम भी कितना पीछे हटना पड़ेगा, यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों 7 तरीके से, इनके बीच में 7 लेटर्स। लेकिन अब एक बात और है, ये कहता है कि P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। अब ये तो ज़रूरी थोड़ी कि P पहले आए और S बाद में आए, नहीं, S पहले और P बाद में भी आ सकता है। तो P और S आपस में तो कितने ढंग से बदल जाएंगे? 2 ढंग से। इनके बीच में अपने कितने लेटर्स, कितनी जगह बचेंगी? 7 जगह। तो ये 14 तरीके से बदलेंगे। फिर मैं समझाने की फिर से कोशिश करती हूँ कि P और S 14 तरीके से कैसे बदलेंगे। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। पहला तरीका देखो, P यहाँ और 4 जगह छोड़ के S यहाँ, और S यहाँ और P यहाँ। कितने तरीके हो गए? 2 हो गए? हो गए 2 तरीके भाई। P आगे, S पीछे, S आगे, P पीछे, 2 तरीके हो गए। अब इनको साफ़ कर दो, इनको थोड़ा सा साफ़ कर दो, और दूसरी पोजीशन को पकड़ लो। दूसरी पोजीशन को पकड़ लो तो P यहाँ और 4 जगह छोड़कर S यहाँ, या S यहाँ और P यहाँ। हो गए 2 तरीके, और 4 हो गए ना। तो इस तरीके से 7 ढंग से P को मैं घुमा सकती हूँ, और दोनों आपस में 2 ढंग से घूम सकते हैं। तो 14 वेज तो P और S के हो गए। क्लियर है? अब P हट गया, S हट गया, बच कितने गए अक्षर? 10 बच गए। 10 अक्षर बच गए। तो 10 अक्षर कितने ढंग से? 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मैनी वेज? तो ये अरेंज हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जो T है वो अपना कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, और मल्टीप्लाइंग बाय क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से उसी तरीके से। तो इसका तो आंसर आ रहा है और भी बड़ा, 2,54,01,000 और भैया 600। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक सैम्पल पेपर था। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि दिस इज ओनली सैम्पल पेपर। पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है तो वो आपका गुड लक है, अदरवाइज ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, पैटर्न को समझने के लिए। लास्ट ईयर का एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर का पूरा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। सुन ले मेरी बात ध्यान से। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ हाफ ईयरली is available on my channel. Last year sample paper is also available on my channel. तो वहाँ से आप उनकी भी प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू।